हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर एग्रीकल्चर का लास्ट टॉपिक टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और फूड सिक्योरिटी वाला। ठीक है, तो देखो हमारे पास एग्रीकल्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है इंडिया की। तो जो टेक्नोलॉजी है उसमें हमें इम्प्रूवमेंट लेके आनी है ताकि एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हो सके, ताकि जो एग्रीकल्चर है उसकी पेस जो है वो बनी रहे। और हमारी 60% ऑफ पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर में इंगेज अभी तो चलो कम हो गई है, लेकिन ये एवरेज लेके चलते हैं, मतलब पहले बहुत ज़्यादा थी। तो अब वो पॉपुलेशन को हमने सपोर्ट करना है, तो इसके लिए हमें टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने हैं। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कौन से होते हैं? जो इंस्टीट्यूशंस एग्रीकल्चर की देखभाल करते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो होते हैं इंस्टीट्यूशंस। तो हमें उन इंस्टीट्यूशंस की वर्किंग में भी रिफॉर्म्स ले आने हैं। ठीक है, तो रिफॉर्म्स देखो क्या क्या किए हम। ठीक है, एग्रीकल्चर जो था उसकी अंदर कलेक्टिवाइजेशन की, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, मतलब जो डिफरेंट लैंड्स को इकट्ठा करके हमें कंसोलिडेट किया। ठीक है, जो जमींदारी सिस्टम है उसको हमने अबॉलिश किया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था 1951 में जो लॉन्च हुआ था, उसका भी जो मेजर गोल था वो था लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन आई 1960s में, इसका भी क्या गोल था? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। ठीक है, फिर वाइट रेवोल्यूशन जो किसके साथ रिलेटेड है? ये मिल्क के साथ रिलेटेड है। ठीक है, ये भी 1970s के टाइम पे हुई थी, इसमें भी रिफॉर्म्स लाए गए। ठीक है, तो ये हम सारे रिफॉर्म्स पढ़ रहे हैं जो हमने एग्रीकल्चर में देखे, जिससे कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट आई है। ठीक है, क्रॉप इंश्योरेंस दी जाती है कि अगर आपकी क्रॉप फेल भी हो गई तो आपको कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू मिलेगी वापस, उसको बोलते हैं क्रॉप इंश्योरेंस। उसके बाद ये गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई हैं, KCC एंड PAIS। KCC मतलब किसान क्रेडिट कार्ड, एंड PAIS मतलब पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। जो ये स्कीम्स हैं ये गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। उसके बाद वेदर बुलेटिन्स, इसके बारे में कि हम वेदर कैसा रहेगा कौन से मंथ में, वो हमें पता लग जाता है अभी। ठीक है, MSP प्रोक्योरमेंट प्राइसेस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, प्रोक्योरमेंट प्राइसेस प्रोवाइड करती है। और अभी इंफॉर्मेशन दी जाती है रेडियो टेलीविजन पे। ठीक है, जो भी क्रॉप की वैल्यू निकलती है वो गवर्नमेंट उनको पे करती है। तो ये सारे रिफॉर्म्स थे जो गवर्नमेंट लेके आई है इन द टेक्नोलॉजिकल और इन द इंस्टीट्यूशनल, सो दैट कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन जो है इंप्रूव हो सके। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर की क्या कंट्रीब्यूशन रही है। आप सबको पता है कि बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की। ठीक है, मेन जो पॉपुलेशन है वो सारी एग्रीकल्चर में इंगेज है। ठीक है, 2010-11 में 52% हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इंगेज थी। ठीक है, जब हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं आई थी 1991 में, मतलब जब हमारे रिफॉर्म्स नहीं आए थे इंडिया में। ठीक है, जब हम इनवर्ड ट्रेड करते थे तब एग्रीकल्चर ही था जिससे कि हमारी GDP की ग्रोथ होती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे एशियन टाइम्स में भी और अब भी एग्रीकल्चर की बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन अभी जो इसका शेयर है GDP में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उसका इसका शेयर कम हो गया है। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ इस्टेब्लिशमेंट्स की हैं, गवर्नमेंट ने कुछ जो इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं जिनसे कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो सके। देखो पहले तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो गवर्नमेंट ने एक रिसर्च सेंटर बना दिया है। ठीक है, उसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ आपको पता ही है, PAU वगैरह, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। वेटनरी सर्विस, ताकि हमारे जो एनिमल्स हैं, हमारे लाइफ स्टॉक हैं, उनको प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, उसके डेवलपमेंट में। ठीक है, मेटियोलॉजिकल एंड फोरकास्टिंग, ठीक है, वेदर्स के बारे में, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके कौन सा वेदर कैसा रहेगा किस महीने में। इंडियन फार्मर्स हैं उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। देखो पहले तो उनको इंटरनेशनल कंपटीशन फेस करना पड़ता है। ठीक है, अभी USA वगैरह से इतना ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो वहाँ की जो टेक्नोलॉजी और वहाँ की जो कंडीशन है, क्वालिटी है, वो बहुत हमारे से बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इंटरनेशनल कंपटीशन फेस करना पड़ता है। अभी पब्लिक की जो इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर में, इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होती जा रही है। लोग एग्रीकल्चर को छोड़ के कुछ और काम करते लगते हैं। ठीक है, सब्सिडीज़ जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फर्टिलाइजर्स वगैरह पे, वो रिड्यूस हो गई है। ठीक है, इंक्रीज इन कॉस्ट, ठीक है, जो उसकी कॉस्ट है फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड की, उसकी इसके लिए कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। अभी इंपोर्ट ड्यूटीज़ को इन्होंने डिक्रीज कर दिया, कि मतलब इंपोर्ट ड्यूटीज़ मतलब कि अभी हम ज़्यादा इंपोर्ट कर सकते हैं। पहले ड्यूटीज़ लगाते थे ताकि इंपोर्ट्स जो है वो कम हो जाए, पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अब रिड्यूस कर दिया तो इंपोर्ट्स ज़्यादा होने लग गए हैं। ठीक है, इससे हमारे पास फूड सिक्योरिटी, तो हमें फूड सिक्योरिटी, आपको पता है फूड सिक्योरिटी मतलब कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड हो, कि हमें मिनिमम फूड मिलेगा जिससे कि हमारा सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल हो। लेकिन हमें इसकी सिक्योरिटी की रीजंस क्या है, हमें क्यों चाहिए फूड सिक्योरिटी? ऑब्वियसली बेसिक नीड है, फूड हमारे सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। ठीक है, और
हमें पता है कि इंडिया में इतने पुअर लोग रहते हैं जिनको अपनी बेसिक फूड फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल पाती, 3 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता। हाई पॉवर्टी है, इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल, ठीक है। उसके बाद जो रिमोट एरियाज़ हैं, मतलब जो हिली एरियाज़ हो गए या जो बहुत कोस्टल एरियाज़ हो गए, जहाँ पे हम ज़्यादातर जहाँ नहीं पाते हैं, वहाँ पे जो नेचुरल डिज़ास्टर्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, वहाँ पे अर्थक्वेक्स वगैरह, सुनामी वगैरह, फ्लड्स वगैरह बहुत कॉमन है। तो वहाँ पे जो फूड की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसके लिए वहाँ पे अनसर्टेन फूड सप्लाई होती है। तो इसीलिए हमें फूड सिक्योरिटी बनानी चाहिए, जिससे कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करके हम उनको सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने 2 प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं फूड सिक्योरिटी के लिए। एक है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक है बफर स्टॉक। पीडीएस क्या होता है, मतलब गवर्नमेंट जो है, जो पुअर लोग हैं उनको कम रेट में खाना प्रोवाइड करती है। बफर स्टॉक मतलब कि जो हमारा खाना अनसोल्ड रह जाता है, जो वीट वगैरह, राइस वगैरह जो पूरे नहीं लगती हैं, उनको स्टॉक करके रख लेते हैं, ताकि जब उनकी ज़रूरत पड़े इमरजेंसी की सिचुएशन में, तब हम उनको यूज़ कर पाएँ, ठीक है। हमारे पास इंडिया की फूड सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कि हमने फूड सिक्योरिटी अचीव करनी है। ये कैसे, हमें क्या क्या करके अचीव करनी है। पहले तो जो खाना है वो पुअर लोगों को तो मिलना ही मिलना चाहिए, ठीक है, फूड टू पुअर, ताकि उनको अफोर्डेबल प्राइस पे उनको खाना मिल सके, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रोथ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की ग्रोथ हो, उसमें इन्हांसमेंट आए। हमें सपोर्ट प्राइस फिक्स करना है। गवर्नमेंट क्या करती है, एमएसपी वगैरह फिक्स करके रखती है। तो देखो, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एफसीआई है, वो बफर स्टॉक्स को मेंटेन करके वो होते हैं बफर स्टॉक्स। फिर उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन है फूड ग्रेन्स की, वो कौन से सिस्टम से होती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा बताया हुआ है कि अब एमएसपी को सपोर्ट करने के लिए लोग सिर्फ वही क्रॉप उगाते हैं जिसके लिए एमएसपी दी जाती है। जैसे कि वीट के लिए एमएसपी दी जाती है, तो पंजाब और हरियाणा में वही उगाने लग गए हैं। और आप एक और चीज़ कर लेना कि जो पीडीएस में जो ग्रेन्स देते हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले को देते हैं, बीपीएल पॉपुलेशन को, ठीक है। और एपीएल पॉपुलेशन कौन सी होती है, अबव पॉवर्टी लाइन, उनको नहीं दी जाती, दे आर अबव द पॉवर्टी लाइन एंड दे कैन मैनेज टू गेट द फूड। उसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम्स फेस्ड इन एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर में कौन सी प्रॉब्लम्स आज के टाइम पे हमें देखने को मिलती हैं। देखो, पहले तो शिफ्ट ऑफ फूड क्रॉप्स टू फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, मतलब अब फूड क्रॉप्स जो सैरल्स वगैरह हैं उनको छोड़ के हॉर्टिकल्चर की तरफ जो एग्रीकल्चर है वो शिफ्ट हो रहा है। तो इसके लिए मतलब जो फूड क्रॉप्स हैं उनकी कमी होती है, हॉर्टिकल्चर वगैरह लोग ज़्यादा उगाते हैं। इसके लिए जो रिड्यूस इन सैरल एंड पल्सेस, जो मेजर हमारे इंडिया का जो प्रोड्यूसर था, उसमें रिडक्शन आ गई। देन कॉम्पिटिशन बिटवीन द सोन एरिया एंड हाउसिंग। देखो अभी क्या है, अभी हमारे पास लैंड की इतनी कमी है कि कंपटीशन होने लग गया कि कौन से एरिया में हम रहेंगे हाउसिंग में, और कौन सा एरिया जो है सोन किया जाएगा, क्रॉप उगाई जाएगी। ये कंपटीशन फेस हो रहा है। उसके बाद फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, इनसे हमारी लैंड जो प्रोडक्टिविटी है ये रिड्यूस होती है। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होने लग गए हैं कि लैंड हमारा पैटर्न जो है वो पूरा शिफ्ट हो गया, डिटीरियोरेट हो गया है। अभी वाटर की स्कैर्सिटी आ गई है, ठीक है। उससे क्या होता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, मतलब वाटर जो है वो सॉइल की प्रोडक्टिविटी को छीन लेता है। एंड सैलिनिटी, मतलब सॉइल में जो पानी जाता है उससे सॉइल की जो सॉल्ट है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि क्रॉप्स जो है वो उग नहीं पाती। लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि जब हमने अपनी इकोनॉमी को, अपनी इंडियन इकोनॉमी को, जो उसमें ट्रेड बैरियर्स थे उनको छोड़ा और बाहर से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहे हैं उनको अलाउ किया, वो होता है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। बाहर से ट्रेड करना और हमारा जो गुड्स है उनको सेल करना, वो होता है ग्लोबलाइजेशन। तो हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो ब्रिटिश एरा से चलती आ रही है, तब से भी हम अपने एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट करते रहते थे। देखो, इंडियन स्पाइसेस को एक्सपोर्ट किया जाता था, बहुत ज़्यादा डिमांड थी इंडियन स्पाइसेस की बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ में, ऐसा नहीं था कि सिर्फ ब्रिटेन को देते थे, डिफरेंट कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, ठीक है। हमारी जो कॉटन बेल्ट थी, हमारी जो कॉटन कल्टिवेशन थी, उन्होंने पर्टिकुलरली ब्रिटिशर्स को अट्रैक्ट किया। तो इसीलिए जो आज की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है मैनचेस्टर, लिवरपूल, ब्रिटेन में, वो कहाँ की, उनकी जो रूट है वो कहाँ से बनी है, वो हमारी इंडियन कॉटन से बनी है, जो तब वो लेके जाते थे जब वो हमारे ऊपर रूल करते थे। तो आज की वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारे इंडियन कॉटन की वजह से फ्लरिश्ड हैं, ठीक है। ये आ गया इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो कि ब्रिटिश रूल के टाइम था। लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन 1990 की जब हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अपनी लॉन्च की, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन में क्या इम्पैक्ट पड़ा और कौन से चैलेंजेस हमें प्रोड्यूसर्स या फार्मर्स को देखने को मिले। देखो, इंडिया जो था वो इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है राइस, कॉटन, टी वगैरह का, लेकिन अब वो एक ही रीज़न है कि हम कंपटीशन जो है फेस नहीं कर पाते। हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है कि कैसे खाना उगाना है, कैसे कल्टीवेशन करनी है,
एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांस इतनी ज़्यादा है कि हम उनसे कंपटीशन फेस नहीं कर पाते। तो इसीलिए जो फार्मर्स हैं उनकी जो क्वालिटी है और जो हमने बाहर से मंगवाई होती है फूड ग्रेन्स, उनकी क्वालिटी में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग देखो क्या होती है, जिसमें हम कोई भी फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं करते, सिर्फ जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करते हैं, जैसे कि बायो कंपोस्ट वगैरह होगी। ठीक है, तो विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड एंड इट डजंट इफेक्ट द एनवायरनमेंट। मतलब हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए जिससे कि इन्वायरमेंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर इतनी ज़्यादा अनसर्टेन ऑक्यूपेशन है, कभी भी लॉस हो सकता है। तो इसके लिए कुछ सजेशंस दिए जाते हैं फार्मर्स को, जिससे कि उनकी प्रोडक्शन जो है बनी रहे, ज़्यादा हो सके। ठीक है, पहले तो वो बोलते हैं कि अपनी क्रॉप शिफ्ट करो फ्रॉम द क्रॉप्स विच आर ऑफ लेस वैल्यू टू द हाई वैल्यू क्रॉप्स। मतलब जो महंगी हैं वो वाली क्रॉप्स उगाओ। ठीक है, उनसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो कौन सी क्रॉप्स उगानी चाहिए? फ्रूट्स, हर्ब्स, जेट्रोफा, जोजोबा, जिनको की इरिगेशन भी कम चाहिए, जिनको पानी भी कम चाहिए। उसके बाद हमारा जो इंडिया का क्लाइमेट है, क्योंकि हमारे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट तरीके की क्लाइमेट है, तो आप क्लाइमेट को इस तरीके से हार्नेस करो, उनसे इतने इस तरीके से आप यूटिलाइज करो जिससे कि हाई वैल्यू क्रॉप्स को उगाया जा सके। ठीक है, तो इससे हमारा एग्रीकल्चर चैप्टर कंप्लीट होगा। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।